एक आध मरतबा किसी खबर में हीरोइन का नाम भी पड़ा था। जेल से आने के बाद भी वो अखबार कभी कभार ही पढ़ता था। तकरीबन 15 दिन पहले उसने अखबार में किसी का मरासला पढ़ा था जिसमें शिकायत की गई थी कि शहर में जगह जगह हीरोइन फरोशी के अड्डे कायम है। मुंशियात फरोश नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। पुलिस सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ है, मौत के उन सौदागरों को अच्छी तरह पहचानती है, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। शार्क की नजरों के सामने एक बार फिर वो चेहरे घूमने लगे। शार्क बाबू, वो आदमी उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम अफगान रिपोर्टर के बारे में वाकई कुछ नहीं जानते या जानबूझकर अनजान बन रहे हो? ये है क्या वो नशा भरी चीज है? शार्क ने उसे घूरा। इसे ईरवन कहते हैं शार्क बाबू, उस शख्स ने कहा। इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी मांग बढ़ रही है। यूरोप और अमेरिका में तो इसकी छोटी सी पुड़िया की कीमत भी $100 से ज्यादा होती है, मगर यहाँ यूरोप के मुकाबले में ये माल बहुत सस्ता है। तुम्हें एक पुड़िया के 10 रुपए मिलेंगे। गाहक बनाते जाओ और माल कमाते जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। शार्क ने नफी में सारी लाया। मैं ये काला धंधा नहीं कर सकता और ले जाओ इसे यहाँ से और आइंदा यहाँ मत आना। उस शख्स ने शार्क के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, सोच रही है चले जाओ यहाँ से वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। शार्क ने धमकी दी। वो शख्स चंद उसे भूखता रहा। फिर उसने शॉपिंग बैग उठाकर चादर में छुपाया और वहां से चला गया। शार्क ने भी दुकान बंद कर दी और दिन भर की कमाई समेटकर घर की तरफ रवाना हो गया। उस रात शार्क को नींद नहीं आ सकी। अफगानी रिपोर्टर का राज उसकी समझ में आ गया था। हीरोइन ने हजारों घरों को उजाड़ दिया था। नई नस्ल तबाह हो रही थी। इसमें शुबा नहीं कि उस नाजायज कारोबार में आमदनी बहुत थी। लोग रातों रात दौलतमंद बन जाते हैं, लेकिन वो किसी की बर्बादी में हिस्सेदार नहीं बनना चाहता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। मरियम को उसने माँ का दर्जा दे दिया था और रदिया को छोटी बहन की तरह समझता था। इस तरह 3 अपराध के कुंबे की परवरिश के लिए फलों की ये दुकान काफी थी। वो किसी नाजायज काम में हाथ नहीं डालना चाहता था। शार्क ने मरियम या रविया को उस वाक़े के बारे में कुछ नहीं बताया था। रात को देर तक जागने के बावजूद वो सुबह सवेरे ही उठ गया। मरियम ने उसे चाय बना दी। उसने चाय पी और मंडी रवाना हो गया। ये उसका मामूल था। मंडी से माल लाकर वो दुकान पर छोड़ देता, घर आकर नाश्ता करता और फिर दुकान खोलता। उसने मोहल्ले ही के लड़के को मुलाजिम रख लिया था जो सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक दुकान पर रहता था। इस तरह शार्क को उस लड़के की वजह से दोपहर को दुकान में कुछ देर आराम करने का मौका भी मिल जाता था। उस रोज भी अफगानी पाउडर के कई दहाक आए थे। आज शार्क ने उन्हें डांट कर भगा दिया था। 8 बजे के करीब एक शरारत कार दुकान के सामने आकर रुकी। कार में 4 आदमी थे। एक ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी उम्र 45 के लगभग रही होगी। सर पर बड़ा नामी बाल थे, बड़ी बड़ी मूंछें थी और सुर्ख आंखें। उसने सफेद कुर्ता और रेशमी लाचा पहन रखा था। वो शक्ल ही से गंवार लगता था और गंवारों ही की तरह सीट पर फैल कर बैठा हुआ था। वो गहरी नजरों से शार्क की तरफ देख रहा था। पिछली सीट पर 2 आदमी बैठे हुए थे। वो दोनों शक्लों से ही लफंगे लगते थे। सरों पर रेशमी मफलर लपेट रखे थे। उन्होंने भी कुर्ते और लाचे पहने हुए थे। शार्क ने सरसरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और फिर दुकान पर खड़े हुए गाहक की तरफ मुतवज्जो हो गया। उसका गाहक जैसे ही दुकान से रुखसत हुआ, कार की पिछली सीट पर बैठे हुए एक आदमी उतरकर दुकान पर आ गया। शार्क बाबू, जरा दुकान से बाहर आना, शेरा पहलवान तुमसे बात करना चाहता है। उसने कहा, शेरा पहलवान, ये कौन है? शार्क की उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो गाड़ी में बैठा है, दुकान से बाहर आओ, मुलाकात तो करो। वो शख्स बोला। वैसे हैरानी की बात है कि तुम शेरा पहलवान को नहीं जानते, जबकि शहर का बच्चा बच्चा उसके नाम से वाकिफ है। शार्क दुकान से निकलकर गाड़ी के पास आ गया। उसने पहले पिछली सीट की तरफ देखा। पहले जो आदमी बैठा हुआ था उसकी गोद में कलाशनकोव राइफल रखी हुई थी। दूसरी कलाशनकोव साथ वाली सीट पर रखी हुई थी। ये उस आदमी की राइफल थी जो कार से उतरा था। शार्क, तुम्हारा नाम है? अगली सीट पर बैठे हुए आदमी ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो शेरा पहलवान था। जी हाँ, फरमाइए। शार्क ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कल तुमने मेरे आदमी को वापस कर दिया था। शेरा पहलवान ने उसे घूरा। कौन सा आदमी? मैं समझा नहीं। शार्क बोला, मैंने अपने एक आदमी को अफगानी पाउडर देकर भेजा था, मगर तुमने वो पाउडर रखने से इनकार कर दिया और उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी भी दी। शेरा पहलवान बोला, मैं इस किस्म के काम नहीं कर सकता पहलवान जी। शार्क ने जवाब दिया, आज कोई दूसरी दुकान तलाश कर ले। तुम बहुत बोले हो। शेरे पहलवान ने कहा, घर आई दौलत को ठुकरा रहे हो। लोग तो रातों रात दौलतमंद बनने के ख्वाब देखते हैं और तुम दौलतमंद बनने से इनकार कर रहे हो। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए पहलवान जी। आप कोई और बंदा तलाश कर ले, मुझे तो माफ ही रखें। शार्क कहता हुआ दुकान में वापस आ गया। शेरा पहलवान अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने बाहर खड़े हुए अपने साथी को इशारा किया। वो पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया और कार हरकत में आ गई। उस रात 10 बजे शार्क दुकान बंद करके घर की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में शॉपिंग बैग भी था जिसमें मरियम और रविया के लिए कुछ फल डाल लिए थे। वो सड़क पार करके टांगों वाले अड्डे की तरफ आ गया
और फुटपाथ के साथ साथ चलने लगा। फुटपाथ पर लोगों ने कब्जा जमा रखा था। कहीं रातों रात जवान बना देने वाले किसी सन्यासी बाबे ने दुकान सजा रखी थी और कहीं आलू छोले और हलीम बेचने वाले ने कब्जा जमा रखा था। हालांकि सड़क के उस पार हलीम बेचने वालों की बेशुमार दुकानें थी जहां मरकरी बल्ब जल रहे थे। हलीम की ये दुकानें रात भर खुली रहती थी। शार्ट जहां चल रहा था वहां से कुछ आगे फदरिलाई हॉस्पिटल की दुकानें थी। एक दो रात भर खुले रहने वाले मेडिकल स्टोर थे और बाकी पब्लिशर और बुक सेलर की दुकानें थी। किताबों की दुकानें पहले ही बंद हो चुकी थी, अलबत्ता वो मेडिकल स्टोर खुले हुए थे। उन दुकानों के आगे नेमत कदा और आबशार होटल थे और उनके बाद लोहारी गेट। मेडिकल स्टोर के सामने से गुजरते हुए शार को याद आ गया कि उसे माँ जी के लिए दवाई लेनी थी। मरियम चंद रोज से गुर्दे में तकलीफ महसूस कर रही थी और डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिख कर दी थी जिन्हें वो बाकायदगी से इस्तेमाल कर रही थी। आज सुबह घर से निकलते हुए मरियम ने उसे कहा था कि वापसी पर गोलियां लेता है। शार्क ने एक मेडिकल स्टोर से मतलूबा गोलियां ली, पैसे अदा किए और गोलियों वाली थैली जेब में रखता हुआ आगे चल पड़ा। दीमत का और आबशार होटल के सामने बड़ी रौनक थी। होटलों के सामने मेजें कुर्सियां बिछी हुई थी और बेफिक्रे और मंचले बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे और बात बात पर कैके लगा रहे थे। ये लोहारी का चौक था और यहाँ रात भर चहलकदमी रहा करती थी। शार्क मेडिकल स्टोर से निकलकर चंद कद आगे बढ़ा ही था कि पीछे से आने वाली एक सफेद कार उसके करीब आकर रुकी। दो आदमी नीचे उतरे, उन दोनों के हाथ में पिस्टल थे और वो दोनों शार्क के दाएं बाएं पहुंच गए। शार्क बाबू, उनमें से एक ने कहा, खामोशी से हमारे साथ इस कार में बैठ जाओ और शोर मचाने या भागने की कोशिश मत करना। हमारे हाथों में पिस्टल असली है, नकली नहीं। कौन हो तुम दो? मेरे पास ज्यादा रकम नहीं है, हमें तुम्हारी रकम से कोई दिलचस्पी नहीं, बैठो गाड़ी में। दूसरा आदमी गुर्राया। शार्क का चेहरा धुआं हो गया। वो खामोशी से कार में बैठ गया। एक आदमी उसकी दाईं तरफ बैठ गया और दूसरा बाईं तरफ। इस तरह उन दोनों के बीच में सैंडविच बनकर रह गया था। कार हरकत में आ गई और लोहारी के चौक से घूमकर दोबारा बाटी की तरफ दौड़ने लगी। बाटी चौक से कार बाईं तरफ मुड़ गई। उसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। तकरीबन निस्फ मील आगे जो चौक था जहां से एक सड़क चुबुज्जी की तरफ चली गई थी और एक जैन मंदिर की तरफ से होती हुई GPO और स्टेट बैंक की पुरशिकवार इमारतों के दरमियान से होती हुई माल रोड को कते करके मैकलोड रोड से जा मिलती थी। वो कार दाएं या बाएं मुड़ने की बजाय चौराहा पार करके सीधी रिवाल गार्डन की तरफ जाने वाली सड़क पर निकल गई। शाद ने सीट की पूंछ से टेक लगा ली। उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो कार मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती रही। उन सड़कों के दोनों तरफ वसी रिहायशी बंगले थे। किसी सड़क के मोड़ पर कोई एक आध दुकान भी नजर आ जाती थी। उन दोनों आदमियों में से किसी ने भी रास्ते को खुफिया रखने के लिए शार्क की आंखों वगैरह में पट्टी बांधने की कोशिश नहीं की थी। ड्राइवर बड़े इत्मीनान से मुतवस्सित रफ्तार से कार चला रहा था। उनमें से किसी ने शार्क से एक लफ्ज भी नहीं कहा था और ना ही शार्क ने कुछ पूछा था, क्योंकि वो जान चुका था ये लोग उसकी किसी बात का भी जवाब नहीं देंगे। वैसे उसके दिल में हल्का सा खौफ मौजूद था। उसे इस बात पर भी हैरत थी कि ये लोग कौन थे और उसे इस तरह अगवा करके क्यों ले जाया जा रहा था। अगर ये लोग राहदन या डाकू होते तो उसकी जेबें खाली करके डरा धमका कर किसी वैरान सड़क पर उतार कर चले जाते, मगर उनमें से किसी ने भी उसकी जेब से रकम निकालने या तलाशी लेने की कोशिश नहीं की थी। फलों वाला थैला भी शार्क के हाथ में था। उन्होंने उस थैले को भी नहीं छुआ था। कार एक सड़क पर मुड़ गई जिसके दोनों तरफ वसी रेज कोठियां थी। उस वक्त तकरीबन 11:15 बजे हो गए। बेशतर कोठियों पर सन्नाटा तारी था। बाज कोठियों में रोशनी भी नजर आ रही थी। वो कार एक कोठी के सामने रुक गई। उस कोठी के गेट के सामने पहले 2 कारें खड़ी हुई थी। शार्क वाली कार के ड्राइवर ने हरन बजाया। कोठी का गेट खुल गया और वो कार को अंदर लेता चला गया। कार के अंदर दाखिल होते ही गेट बंद हो गया। वो दोनों आदमी अपनी अपनी तरफ के दरवाजे खोलकर नीचे उतर आए। उतराओ शार्क बाबू, हमारी मंजिल आ गई है, उनमें से एक ने कहा, और अपना ये फलों वाला थैला सीट पर ही छोड़ देना, कोई नहीं उठाएगा इन्हें। शार्क थैला सीट पर छोड़कर नीचे उतर आया। उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। बहुत बड़ी कोठी थी। वसीआरीज लान था। आमदोरफ्त के लिए 2 गेट थे। एक पुख्ता रवश कोठी के बरामदे के सामने जो होती हुई दोनों गेटों की तरफ चली गई थी। लान में अगरचे फैंसी लाइट्स के पोल लगे हुए थे, लेकिन किसी पर भी कोई बल्ब रोशन नहीं था। सिर्फ बरामदे में एक बल्ब चल रहा था। जिस शख्स ने गेट खोला तो उसने चादर की बुक्कल मार रखी थी, लेकिन दाएं कंधे पर राइफल की उठी हुई नाल उस चादर में से भी साफ नजर आ रही थी। वो दोनों उसे लेकर बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल हो गए। सामने एक रायदारी थी जिसके दाएं बाएं कमरे थे। एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कमरे के सामने से गुजरती हुई शार्क ने खुले हुए दरवाजे की तरफ देखा। कारीन पर 4 आदमी बैठे ताश खेल रहे थे। उनके करीब रिवॉल्वर के साथ ऑटोमेटिक राइफलें इस्तादा थी। वो रायदारी में बाईं तरफ मुड़कर एक दरवाजे के सामने रुक गए। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कालीन पर 2 आदमी बैठे हुए थे। उनमें से एक को शार्क ने फौरन ही पहचान लिया।
वो शेरा पहलवान था। शेरा पहलवान को देखकर शार्क के पूरे जिस्म में अनजाने खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। दूसरे आदमी को शार्क नहीं जानता था। उसने भी कुर्ता और रेशमी लाचा पहन रखा था। उसकी उम्र 40-45 के लगभग रही होगी। कद निस्बतन छोटा और जिस्म कदरे भारी भरकम था। हम शार्क बाबू को लेकर आए हैं शेरा पहलवान। शार्क के साथ आने वालों में से एक ने अंदर दाखिल होकर कहा, इसको बिठाओ उधर। शेरे पहलवान ने एक तरफ इशारा किया, कोई खातर करो इसकी, कोई ठंडा शंडा पिलाओ, मेहमान है हमारा। मैं जरा छोटे पहलवान से बात कर लूं तो शार्क बाबू से भी बात करता हूँ। बैठो शार्क बाबू, उनमें से एक ने कहा। शार्क दीवार के साथ टेक लगाकर कालीन पर बैठ गया। वो दोनों आदमी बाहर चले गए। थोड़ी देर में उनमें से एक ने कोक की ठंडी बोतल लाकर उसके हाथ में थमा दी। शार्क का हल्क खुश्क हो रहा था। वो इस वक्त वाकई पानी या इस किस्म की किसी चीज की जरूरत महसूस कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से बोतल से चुस्कियां ले रहा था। वो शेरा पहलवान और छोटे पहलवान की बातें भी सुन रहा था। यार छोटे पहलवान, मान ले मेरी बात, शेरा पहलवान कह रहा था। कल कराची की पार्टी आने वाली है, उसके लिए भी माल का बंदोबस्त करना है। मैं तुम्हें 1 किलो जो दे रहा हूँ वही ले जा। आज परसों तक और माल आ जाएगा, जितना चाहे ले जाना। ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। छोटे पहलवान ने कहा, 1 किलो का क्या करूंगा? रोज के गाहकों को क्या जवाब दूंगा? मुझे भी तो अपने रोज के गाहकों का ख्याल रखना है छोटे पहलवान। शेरा पहलवान ने कहा, सबको थोड़ा थोड़ा माल दे रहा हूँ, कहीं कोई नाराज ना हो जाए। 1 किलो ले जा बिला वीर। ये तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो शेरे पहलवान। छोटे पहलवान ने कहा, तुम्हें तो मेरा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैं सबका ही ज्यादा ख्याल रखता हूँ। ला रतम निकाल। शेरा पहलवान बोला। छोटे पहलवान ने घुटने के नीचे दबा हुआ कपड़े का बैला से थैला निकाल कर उसमें से 500 और 1000 रुपए के नोटों की एक एक गड्डी निकाल कर उसके सामने रख दी। थैले में और भी गड्डियां मौजूद थी। गिन लो, पूरे 1.5 लाख हैं। और यार तुम पर कोई बेएतबारी नहीं छोटे पहलवान, या पहली मर्तबा यहाँ आए हो? शेरे पहलवान ने कहते हुए चीने नाम के किसी आदमी को आवाज दी। चंद सेकंड बाद एक दुबला पतला सा नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 24-25 साल रही होगी। छोटी गोल दाढ़ी थी और सर पर चेकदार कपड़े का साफा लिपटा हुआ था। माथे पर निशान था। लगता था जैसे वो अभी मस्जिद से नमाज पढ़कर आया हो। शीदे पुत्र, ये पैसे ले जा और छोटे पहलवान को एक थैला ला कर दे। शीदा पहलवान कहते हुए नोटों की गड्डियां उस बारिश नौजवान के हाथों में थमाने लगा। शीदा कमरे से चला गया। तकरीबन 5 मिनट बाद उसने पैकेट की तरह लिपटा हुआ एक काला थैला निकाल कर छोटे पहलवान को दे दिया। छोटे पहलवान ने वो पैकेट कपड़े के बैले से थैले में रखा और शेरा पहलवान से हाथ मिलाकर कमरे से निकल गया। अब कमरे में शेरा पहलवान और शार्क रह गए थे। इधर मेरे करीब आ शार्क बाबू, तू घबरा क्यों रहा है? शेरे पहलवान ने कहा, मुझे इस तरह हुआ करके यहाँ क्यों लाया गया है? शार्क ने अपनी जगह से उठकर उसके करीब बैठते हुए कहा। उसके लहजे में खौफ नुमाया था। तुझे समझाने के लिए शेरे पहलवान ने कहा, क्या ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी? इस दुनिया में दौलत ही सब कुछ है। दौलत से ही दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। यहाँ तक के इंसान भी खरीदे जा सकते हैं। अगर किसी के पास दौलत हो तो लोग झुक झुक कर उसे सलाम करते हैं, और अगर दौलत ना हो तो उसे ठोकरें मारी जाती हैं। मैंने तुम्हें बड़ी आसानी से दौलत कमाने का एक नुस्खा बताया था, मगर बात तेरी समझ में नहीं आई। वो जगह सोने की कान है जहाँ तुमने फलों की दुकान खोली है। ठीक है, अपनी दुकानदारी करते रहो, मगर उसके साथ ये काम करोगे तो तुम्हारे कदमों में दौलत के ढेर लग जाएंगे। ऐश करोगे सारी जिंदगी। मेरे जैसी कई कोठियां बना लोगे, लोग झुक झुक कर तुम्हें सलाम करेंगे। लेकिन पहलवान जी, मैं ये नाजायज काम नहीं करना चाहता। शार्क ने जवाब दिया, एक ना करदा जुर्म की सजा 14 साल काट कर आया हूँ। मैं शराफत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं एक शरीफ इंसान हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक शरीफ ही आदमी था, वो शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता था। शेरे पहलवान ने कहा, लेकिन मुझे इस रास्ते पर डाल दिया गया जिस पर मैं नहीं चलना चाहता था। आज मुझे पता है कि शराफत का दूसरा नाम दौलत है। मेरे पास बड़ी बड़ी शान वाले लोग आते हैं, ऐसे ऐसे जिनकी माशरे में बड़ी इज्जत है, लेकिन वो मेरे सामने नजरें झुकाकर खड़े होते हैं। मैं अपने हालात से मुतमईन हूँ पहलवान जी, शार्क ने कहा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप कोई और बंदा देख लें। बात यह है कि तुम्हारी वो दुकान हमारा पुराना अड्डा है। आसपास के छोटे छोटे इलाकों से हमारे ग्राहक आते रहते हैं। लतीफ ने शराफत से वो दुकान खाली कर दी। हमारा ख्याल है तुमसे काम लेंगे, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से हम कई दिन से नुकसान उठा रहे हैं। तुम ये काम नहीं करना चाहते तो दुकान हमें दे दो, मुंह मांगी कीमत अदा कर सकता हूँ, शेरे पहलवान ने कहा। नहीं पहलवान जी, शार्क ने जवाब दिया, वो दुकान मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं किसी कीमत पर भी नहीं बेच सकता। जल्दी में कोई फैसला करने की जरूरत नहीं। शेरे पहलवान ने उसके चेहरे पर नजरे जमाते हुए कहा, अच्छी तरह सोच कर फैसला कर लेना। कल शाम को मेरा आदमी आएगा, उसे बता देना। मेरा जवाब कल भी यही होगा, शार्क ने जवाब दिया। बड़े जिद्दी हो, शेरे पहलवान ने कहा। फिर रफीक का नाम लेकर किसी को आवाज दी। एक आदमी अंदर आ गया।
ये उनमें से एक था जो शार्क को यहाँ लाए थे। और रफीक शेर पहलवान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शार्क बाबू को छोड़ा यार, ये हमारे काम का नहीं है। वो शार्क की तरफ मुड़ गया। जा शार्क बाबू, तू तो बिल्कुल ही निकम्मा निकला। बोला आया हुआ शेर पहलवान रफीक ने कहा, उससे कह दे कि हाल माल नहीं है, कल आ जाए। शेर पहलवान ने कहा, जा पहले से छोड़ा, इसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। चल शार्क बाबू, रफीक ने उसे इशारा किया। शार्क झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसने कमरे से बाहर निकलने में देर नहीं लगाई थी। वो कार अब भी बरामदे के सामने खड़ी थी। शार्क जल्दी से पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। रफीक ने ड्राइवर या दूसरे आदमी को बुलाने की बजाय खुद ही स्टीयरिंग संभाल लिया। उसने जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, लान में टहलते हुए गनमैन ने गेट खोल दिया। कार गेट से निकलकर मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगी। इस मर्तबा उसकी रफ्तार खासी तेज थी। शार्क जिंदगी में पहली मर्तबा इस तरफ आया था। माँ बाप के कत्ल से पहले वो 8वीं क्लास का तालिब इल्म था। घर से दुकान और दुकान से घर, कहीं और इधर उधर जाने की इजाजत नहीं थी। फिर जिंदगी के 14 साल जेल के हिसार में गुजरे थे। उन 14 बरसों में वो रास्ते भी उसकी नजरों से धुंधला गए थे जिन पर वो बचपन में खेला करता था। जेल से आए हुए अभी 1.5 महीना ही हुआ था। अपने इलाके के कुछ दोस्तों से वाकिफ हुआ था या मंडी का रास्ता मालूम हुआ था। इसके अलावा वो लाहौर के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो सिर्फ पहली मर्तबा आया था और वो रास्तों को ज़हन में रखने की कोशिश कर रहा था। तुम तो बेवकूफ हो शार्क भाऊ, रफीक ने कार एक तरफ मोड़ते हुए कहा। छोटे पहलवान को देखा तुमने? ये बागबानपुरे का बहुत बड़ा बदमाश है। 4 साल पहले बिल्कुल सूखा सड़ा सा आदमी हुआ करता था। हलवाई की दुकान पर कड़ाइयां मांजा करता था। कभी किसी की नौकरी करता, कभी किसी की बार खाता। हमारे शेर पहलवान को उस पर तरस आ गया। उसे पान सिगरेट की दुकान खोल दी और साथ ही हमारा धंधा भी शुरू कर दिया। बड़ा जादू इस अफगानी पाउडर में। अब ये बागबानपुरे का सबसे मशहूर आदमी है। इसने अपना अखाड़ा बना लिया है, पहलवान बन गया है, लेकिन इसे पहलवानी नहीं आती। बड़े बड़े ऊंचे शमले वाले लोग आते हैं इसके पास, बड़े ताल्लुकात हो गए हैं इसके भी। मैं तो कहता हूँ तू भी शेर पहलवान की बात मान ले, कसम रब की, ऐश करेगा। नहीं भाई, मेरा दिल नहीं मानता ऐसे कामों में, शार्क ने जवाब दिया। रफीक बुड़बुड़ाकर खामोश हो गया। कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई बिलाकर लुहारी गेट के सामने रुक गई। शार्क नीचे उतरकर रफीक का शुक्रिया अदा किया। 12:15 बज रहे थे। चौक पर अब भी रौनक थी। होटलों के सामने लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे। पान की दुकानों के सामने खड़े मंचरे पान चबाते हुए सिगरेट के कश लगा रहे थे। 2 लड़के मोती के हार बेचते फिर रहे थे। शार्क इधर उधर देखता हुआ गेट की मेहराब के अंदर दाखिल हो गया। मुख्तलिफ गलियों में चलते हुए वो सोच रहा था कि माजी और रजिया परेशान हो रही होंगी। वो 10:30 बजे दुकान बंद किया करता था और ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक घर पहुंच जाया करता था, लेकिन आज 12:30 बज गए थे। जब वो मकान वाली गली में दाखिल हुआ तो उसका ख्याल दुरुस्त निकला। मरियम और रजिया मकान के दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरों पर परेशानी नुमाया थी। माँ जी, आप दरवाजे में क्यों खड़ी हैं? शार्क ने करीब पहुंचकर कहा। कहाँ चला गया था पुत्र? मरियम ने रास्ता देते हुए कहा। 2 मरतबा होकर आई हूँ तुम्हारी दुकान से। दूसरे दुकानदारों ने बताया कि तू 10:30 बजे दुकान बंद करके चला गया था। रास्ते में एक पुराना दोस्त मिल गया था, वो मुझे जबरदस्ती अपने घर ले गया था, शार्क ने जवाब दिया और फलों वाला थैला रजिया के हाथ में थमा दिया। कहीं जाना हो तो बता दिया करें, रजिया ने कहा। आपको देर हो जाती है तो दिल ही दिल में परेशानी बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, आइंदा बताकर जाया करूंगा। चलो अब खाना दे दो, बड़ी जोर की भूख लग रही है। शार्क ने रजिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। भूख तो मुझे भी लग रही है, अम्मा ने भी अभी तक खाना नहीं खाया। आप कमरे में आए, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, रजिया कहती हुई किचन की तरफ चली गई। शार्क की ज़ाहिर नदामत के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वो दोनों उसकी वजह से भूखी बैठी रही थी। कुछ देर बाद रजिया खाना गर्म करके ले आई। खाने के दौरान ही शार्क को माँ जी की दवा याद आ गई। उसने गोलियों वाली थैली निकालकर मरियम की तरफ बढ़ा दी। ये आपकी दुआ की गोलियां हैं, उसने कहा। अच्छा किया तुमने गोलियां ले आए, खत्म हो गई थी, मरियम ने थैली लेते हुए कहा। खाने के बाद शार्क अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। वो मरियम और रजिया के बारे में सोचने लगा। कितनी चाहत थी इन दोनों को उससे। उसके इंतजार में खाना तक नहीं खाया था। आधी रात गुजर जाने के बाद भी परेशान सूरत बाहर खड़ी उसकी राह तक रही थी। फिर उसके देह में शेर पहलवान का ख्याल आ गया। आज जो कुछ उसने देखा था उससे अंदाजा हो गया था कि हीरवर के कारोबार में कितनी कमाई है। छोटा पहलवान उसे 1.5 लाख रुपए देकर गया था और उसके बदले जो हीरोइन का पैकेट दिया गया था उसका वजन ज्यादा से ज्यादा 1 किलो रहा होगा। और शार्क को यकीन था कि छोटा पहलवान उसे दुगनी रकम कमाएगा और शायद इसलिए शेया पहलवान उस दुकान के लिए उसके पीछे पड़ गया था। ये उनका पुराना अड्डा था और यहाँ भी रोजाना लाखों का धंधा होता था। कुछ लोग तो अब भी आकर अफगानी पाउडर मांगते थे। बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जो वो बदले हुए आदमी को देकर पूछे बगैर चले जाते होंगे।